चलिए पुनः आप लोगों का स्वागत है आज की कक्षा से। और स्क्रीन दिख रही होगी आपको, उम्मीद करता हूं मैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ टेलीग्राम के ग्रुप हैं उन पर कुछ प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट दिखे हमें, तो हमने कहा इसी प्रश्न पर चर्चा हम लोग कर लेते आज हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? शरीर में कौन सा तत्व हम इसके कारण घेघा रोग होता है? आयोडीन। चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन आपके हैं, एक मिनट। देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे है, और प्रश्न ये था किस तत्व की कमी के कारण आपके शरीर रोग होता है। तो आपका सबको पता है, कोई समस्या इसमें नहीं है, आयोडीन है। ये बताइए आयोडीन मिलता कहाँ से? आयोडीन की प्राप्ति स्रोत क्या आयोडीन का है? आयोडीन हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? शैवाल से सर। बिल्कुल सही है, हरे शैवाल से आयोडीन मिलता है। समुद्री खरपतवार जो भी आपके हैं उनसे हम जो है आयोडीन को प्राप्त करते हैं। और घेघा रोग जो होता है, इसको हम ग्वाइटर भी बोलते हैं, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? अंग का नाम बता दीजिए, या ग्रंथ का नाम बताइए। ग्रंथ का नाम बताइए, कौन सी ग्रंथ होती है जो जी? पैराथायराइड। थायराइड में दो ग्रंथियां होती हैं, पैराथायराइड ग्रंथ जो है आपके इससे प्रभावित होती है। प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा अलग तरह का कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? क्या भाई? कार्बन का जो है परमाणु भार 6 है और इसका भार जो है 12 है, इसके नाभिक में कितने परमाणु होते हैं? चलिए मैं किसी पर टिक करता हूँ, जवाब मिले तो देखिए इसका जवाब मिल गया आपको है, इसका जवाब है 6। इसका जवाब क्या मिल गया आपका? 6 मिल गया। तो ये वाला जवाब आपका सही है। मतलब इसके नाभिक में कितने परमाणु होते, प्रोटॉन होते हैं? इसका जवाब 6 प्रोटॉन होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। विद्युत चुंबक, चुंबक का नाम सभी लोग जानते हैं, सुने हुए हैं। और चुंबक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, एक विद्युत घंटी बनती है। सारे विद्युत घंटी में किसका इस्तेमाल होता है? और सबसे अस्थाई चुंबक में किसका निर्माण करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? बताइए भाई, विद्युत घंटी में किस किस धातु का इस्तेमाल होता है घंटी को बनाने? कोई बता दे। फिर से सर आवाज कट रही है। विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी बनाने के लिए किस मतलब किस धातु का इस्तेमाल होता है विद्युत घंटे के लिए? एक तरह से जानिएगा अस्थायी चुंबक होता है वो। विद्युत घंटी में हम अस्थायी चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, और ये कुछ समय तक रहता है, पुनः चुंबक उसका समाप्त हो जाता है। और इसमें कच्चा लोहा जो होता है, इसको हम पिटवा लोहा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल इसमें विद्युत घंटी में होता है। और अस्थायी चुंबक के लिए हम जो है इस्पात का इस्तेमाल करते हैं। मेरी आवाज मिल रही है ना? मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, लेकिन बराबर नहीं आ रही, कट कट जा रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। चलिए अब भाई, आवाज के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब नेटवर्क अलग से हमारे पास व्यवस्था भी नहीं, यहाँ लैंडलाइन लगवा लें, नहीं लगवा ही लेते हैं हम। चलिए, अब व्यवस्था का मतलब यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, इसे लैंडलाइन वाला कोई व्यवस्था नहीं, लगवा लेते हैं यहाँ पे। ये बताइए, विद्युत चुंबक जो बनता है हमारा है, तो उसमें अस्थायी और अस्थायी दो प्रकार के चुंबक होते हैं। तो अस्थायी चुंबक का जो निर्माण मुख्य रूप से इस्पात से होता है। इस्पात से या फौलाद से जो अस्थायी चुंबक का निर्माण होता है। अस्थायी चुंबक का निर्माण जो है, जो आपका लोहा, जो सबसे कोमल लोहा होता है, इसको हम पिटवा या ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा के नाम से जानते हैं। सबसे नरम लोहा जो होता है उसका इस्तेमाल विद्युत घंटी में होता है, और वो अस्थायी होता है। तो यहाँ पे था कि किस धातु का प्रयोग होता है, जल्दी जवाब देख लीजिए भाई, बताइए। विद्युत चुंबक के लिए क्या सही करेंगे आप लोग यहाँ पे? चलिए मैं लोहे पे क्लिक कर, लोहा जी। लोहा सही हो गया।
तो विद्युत चुंबक केंद्र का इस्तेमाल होता है। इसका जवाब लोहा दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, कि चौगुना हो जाएगा, कि एक चौथाई हो जाएगा? क्या सही करेंगे इसमें से आप? अगर दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जवाब देख लीजिए। मुझे लग रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फिलहाल, कोई न कोई प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे एक चौथाई दिया है, दोगुना दिया है, चौगुना दिया है, आधा दिया है, कोई प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। तो मान यहाँ पे क्या कर दें? आधा करें, चौथाई करें? चलिए कोई करते हैं, एक करते हैं, और इसका जवाब चौगुना किया हुआ, आधा करने उसका मान जो चौगुना हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पे है, जब एक कंपैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। तो इसकी व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं आप? कौन सी घटना है ये? परावर्तन का विवर्तन की परिघटना पर आधारित है? परावर्तन के पारगम्यता की परिघटना पर आधारित है? विवर्तन के पारगम्यता की घटना पर आधारित है? या अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगम्य की परिघटना? क्या आप सही सिद्ध करेंगे इसमें से? कोई आप जो कंपैक्ट डिस्क या सीडी देखते हैं तो एकदम उसमें सातों रंग आपको दिखाई पड़ते हैं, तो घटना कौन सी है? ए रहेगा सर। ऑप्शन ए सही करेंगे? चलिए ठीक करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन आपका सही यहाँ पे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगम्य की परिघटना के आधार पर है। ऑप्शन डी सही आपका यहाँ पे। अगला को पता होगा, ये थोड़ा सा कठिन है, दादा तरह का प्रश्न है, लेकिन फिलहाल अनुमान लगाएंगे, उत्तर इसका मिल जाएगा आपको। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? सीटी बजा करके न्यूटन ने किया था, कि गाल्टन ने किया था, कि हार्टज ने किया था, फैराडे ने किया था? किसने किया था? पराश्रव्य तरंगे जानते हैं, तरंगे दो तीन प्रकार के आपके होते हैं, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। अच्छा बताइए, अपश्रव्य तरंग का हार्टेज कितना होता है? अपश्रव्य का? अपश्रव्य तरंग का हार्टेज कितना होता है? तो बता दें हमको। अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, तीन प्रकार की तरंगे आपके होते हैं। 20 अटर से जो कम होती है वो अपश्रव्य है, 20 अटर से 20,000 तक श्रव्य है, 20,000 से बिल्कुल 0 से 20 तक जो है हार्टेज अगर है तो अपश्रव्य में आएगी। 20 से लेकर के 20,000 हार्टेज तक है तो किस में जाएगा? श्रव्य में जाएगा। 20,000 से ऊपर होगा तो आपके पराश्रव्य में जाएगा। एक चीज और बता सकते हैं क्या? हम अपश्रव्य तरंगों को या आपके हृदय की जो धड़कन होती है, इसको सुनने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? और 14 हार्टेज तक की धड़कन को सुन लेता है वो। अपश्रव्य रहेगा। नहीं, अपश्रव्य तो ठीक है। एक 14 हार्टेज की धड़कन जो आपका हृदय जो डब डब और लब लब की आवाज हृदय करता आपका है, तो उसको सुनने की क्षमता किसके पास होती है? क्या किस यंत्र के द्वारा हम उसको सुनते हैं कि आपका हृदय सही से काम करता है कि नहीं? कौन मीटर है जो दिल पे लगा के सुना जाता है? सही। अरे सर मुंह में याद नहीं आ रहा। आला कहते हैं उसको, है आला। लेकिन उसका नाम कुछ और है। नाम बताइए, शुद्ध नाम बताइए, परीक्षा में आपसे वही पूछेगा। स्फेग्नोमैनोमीटर, उसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। और नाम ही पूछता है मुख्य रूप से, नाम ही आपको याद रखना है कि मतलब हृदय की धड़कन को सुनने के लिए जो है, नापने के लिए या मतलब। हाँ बताइए। बीपी मशीन का तब नाम क्या है? बीपी मशीन का? बीपी मशीन का स्फेग्नोमैनोमीटर है। उसे हम रक्तदाब मापते हैं, इससे हम रक्तदाब मापते हैं। ये आला का क्या नाम भाई? आला? स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब का है। तो आला वाला काम कौन सा होता है? स्टेथोस्कोप है वो। हाँ, गलती हो गई है।
स्टेथोस्कोप नाम इसका, थोड़ा सा गलती हो गई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, थोड़ा सा गलती कहीं हो जाती है। तो इसका नाम है स्टेथोस्कोप नाम इसका है, जो आला जिसको हम बोलते हैं। और इस स्फेग्नोमैनोमीटर आपका जो बिल्कुल सही है कि आपका रक्तदाब मापता है, और रक्तदाब नॉर्मल आपका होता है 80 से लेकर 120 तक होता है, भी जहाँ आप रखे परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, 80 से 120 जो आपका नॉर्मल रक्तदाब होता है। अगर आपका रक्तदाब आपका 80 से 120 के बीच में चल रहा है तो मतलब जानिएगा क्या है। चलिए अगला देख लीजिए। ये वाला तो इसका सही क्या करेंगे, हाँ इसको किसी पर क्लिक करेंगे उत्तर मिल जाएगा अभी आपके। गाल्टन ने, देखिए सही है, गाल्टन ने प्रथम बार परासर तरंग को जो है सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उच्च रक्तदाब उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन कौन सी होती है? उच्च दाब क्षेत्र से चल रही पवन और भूमध्य सागर की तरफ चल रही है, तो उस पवन कौन सी होगी? पछुआ पवन होगी कि व्यापारिक पवन होगी, मानसून पवन होगी? क्या सही करेंगे? आपके उच्च रक्तदाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की तरफ चल रही है ये, मतलब भूमध्य सागर मतलब है कि आपका विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, और आपके उच्च दाब क्षेत्र से जा रही है। तो इसका मतलब है कि आपका रेखा जो यहाँ से चल रही इधर आ रही है, इधर आ रही है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ चल रही है। व्यापारिक पवन है, मानसून पवन है, समुद्री पवन है? चलिए जवाब देख लीजिए, जवाब क्या होगा इसका। उसमें अजब तरह के आते हैं। व्यापारिक पवन सही है बिल्कुल। इसका जवाब क्या आपका है? इसका जवाब आपका व्यापारिक पवन ही है। और व्यापारिक पवन आप जानते हैं, व्यापारिक पवन हाँ। पे फेरल के नियम को देखिए तो इस तरह से उसको तो अलग बनाता है। इस पे देखिए पवन पे फेरल का नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। फिलहाल नियम तो मुझे नहीं पता, मैं बता जो है व्यापारिक पवन कैसे क्या है, कहाँ से कहाँ चलती है, इसको देखिए। देखिए व्यापारिक, मान लीजिए आपका ये ग्लोब है पूरा ये, और ये जो है 23 से लेकर के 0 के बीच में जो 6 महीना इधर से इधर आती है, 6 महीना इधर से इधर जाती है। तो एक बार व्यापारी जो होता है इस सागर से इधर आ जाता है 6 महीने तक। पुनः पवन आपके जो है ये आपके मकर रेखा मानिए या कर्क रेखा मानिए, मकर रेखा खास के इधर तो आपका चलना नहीं, इधर आना होता है उन लोगों को। तो 6 महीना विषुवत रेखा से ये विषुवत रेखा से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं, और 6 महीना जो होता है निम्न उच्च अक्षांश से जो है निम्न अक्षांश की तरफ चलते हैं। मतलब अक्षांश मतलब समझ रहे हैं, निम्न अक्षांश मतलब 0 देखो आपका ये है, 0 निम्न अक्षांश आपका है, उच्च अक्षांश आपका इधर पड़ेगा। तो ये 90 पड़ता है, यहाँ पे 90 पड़ता है, बीच में क्या पड़ता है? 0 पड़ता है। मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जब आएंगे तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आएंगे, और जब आपके 0 से मतलब विषुवत रेखा जब यहाँ जाएंगे तो वहां पे होता है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं। 6 महीने व्यापारिक पवनें जो होती हैं गर्मी के मौसम में आपके विषुवत रेखा से करके या मकर की तरफ चलेंगे, तो पुनः 6 महीना जो है आपकी जो ये पवनें होती हैं पुनः इसी तरह चलती है। इसी को अश्वक्षांश भी बोलते हैं, क्योंकि अश्वक्षांश बोलने का कारण ये है कि जब डूबने लगती नावें थी उनको तो घोड़ों को जो पानी में उतार देते थे, इसी को अश्वक्षांश भी नाम दे दिया गया इसको। फिलहाल इसके बारे में अब फैराडे का नियम और बाकी बताइए, जो भी जानते बताइए इसके बारे में कि क्या चीज आपका है, कैसे आप बताना चाहते हैं, बताइए। अरे उसमें फेरल का नियम एक आता है जो पवन को लेकर के, लेकिन हाँ, उसमें हाँ, जो है यहाँ से विषुवत रेखा से बनाता है, ऊपर हाँ, नीचे से बनता है। अब वहां से मैं विषुवत रेखा पूरी से तरह ही से तो कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ विषुवत सबको बता पाऊँ, लेकिन जैसे विषुवत समझ रेखा में तो नहीं आएगी सारी बात लेकर के। चलिए ठीक, फैराडे का नियम फिलहाल विषुवत रेखा से देखिए मैं बताऊं, पवने जो होते हैं, पवन जो आपके है, सूरज जब आपका इस रेखा पर रहेगा तो यहाँ ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने के कारण पवन जो है आपकी जो है दोनों रेखाओं की तरफ भागती है, यहाँ से कर्क रेखा मकर रेखा की तरफ भागती है, यहाँ से मतलब ध्रुवों की तरफ चलने लगती है, कुछ अक्षांश की तरफ चलने लगती है। और जो ही सूरज आपका यहाँ से हट करके कर्क रेखा मकर रेखा पर आता है, पुनः एक पवन इधर से इधर आने लगती है, मतलब ध्रुवों से जो इधर की तरफ आने लगती है। ये जो है चाहे फैराडे का नियम हो, मुझे नियम के बारे में नहीं पता है, लेकिन ये जो है वास्तविक स्थिति है, जब सब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, फैलती है, दूर तरफ भागने का प्रयास करती है।
ये चीजें यहाँ पे हैं। और आप जानिए फिलहाल इसका उत्तर यहाँ पे क्या है, इसका उत्तर यहाँ पे है व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन 6 महीने के लिए चलती है। और इसी को जो है कि चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 1 मिनट। ये प्रश्न की चर्चा किए हैं कई बार हम इस पर, तो इसका बता दीजिए। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थिर होते हैं? संचार उपग्रह जो हमारे हैं किस वायुमंडल स्तर पर उपस्थित, किस वायुमंडल स्तर में होते हैं? समताप मंडल में होते हैं कि आयन मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में, बहिर्मंडल में? बोलिए, संचार उपग्रह कहाँ होते हैं? आयन मंडल। वैसे आपके आयन मंडल में, आयन मंडल से किसी का माइक डिस्टर्ब है क्या भाई? आयन मंडल से मुख्य रूप से आपको याद रखना, संचार उपग्रह जो है, उपग्रह की बात नहीं, यहाँ पे संचार का माध्यम है F1, F2 और F3 और D1 भी एक लेयर है। तो वहां से टकरा कर तरंगे लौटती हैं, लेकिन वहां पे संचार उपग्रह उसमें नहीं होते हैं। संचार के चलाने के लिए आवश्यक मंडल है वो, ये संचार उपग्रह उसमें नहीं होते हैं। आप जवाब देख लीजिए, जवाब क्या है तो जवाब देखिए इसका। हमें लग रहा है बहिर्मंडल ही होगा इसका जवाब। क्या सही किया? बहिर्मंडल सही किया हुआ है। लोग सबसे कम लोग इस पर टिक किए हुए हैं बहिर्मंडल पर। संचार उपग्रह को चलाने के लिए आयन मंडल बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसमें 3-4 लेयर हैं, F1, F2, F3 और D1, जो संचार तरंगों को पुनः वापस रिवर्स करते हैं। ये चीजें दिमाग में रखना आपको आयन मंडल से, ना कि उसमें संचार उपग्रह उसमें होते हैं। नहीं, बात जो समझ में आ यहाँ गई? पे बहिर्मंडल है, संचार उपग्रह के लिए जो भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, 36,000 तो ये आपका बहिर्मंडल का जाता है। 2 तरह के उपग्रह, देखिए ध्यान दीजिए, 2 तरह के उपग्रह होते हैं, भू स्तरीय और जिसे क्या नाम है, तो भू स्तर जो होते हैं होते हैं एक एक विशेष। जियोसिंक्रोनिक। हाँ, तो दोनों का स्तर अलग अलग है, दोनों का स्तर अलग अलग है। इसे क्या है कि एक विशेष है, उसकी ऊंचाई अलग है, और जो धरती पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर मारता है उसकी ऊंचाई अलग है। दोनों का अलग अलग ऊंचाई, एक का ऊंचाई कम, एक ऊंचाई ज्यादा है। तो 36,000 बताया आपने, हमें लग रहा है कि वो बताया वो कौन सा उपग्रह है 36,000 वाला ऊंचाई के, तो उपग्रह कौन सा है वो? जियो सिंक्रोनिक जो आपके सैटेलाइट होते हैं, इसके लिए आपके दूरसंचार का, रेडियो का हो गया, ये सारे 36,000 के होते हैं। चलिए ठीक है, तो 36,000 जानते हैं आप हैं कि आपका, जानते हैं आप हैं कि बहिर्मंडल ही आपका होगा। 36,000 बहिर्मंडल ही होगा, क्योंकि जो है कि आपका अधिकतम जो हमने आपका समताप मंडल आपका 640 के बाद आपका जो आप बहिर्मंडल ही जाता आपका है। तो आपका 36,000 है, तो निश्चित रूप से आपको बहिर्मंडल में ही जाएगा वो, तो आपका वही है। आगे आ जाइए। चलिए अगला प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ कि दक्षिणी गोलार्ध के उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ कब दिखाई पड़ता है? चलिए ये भी प्रश्न बड़ा, कई बार चर्चा इस पर किए भी हम है। प्रश्न आपका, एक सूरज जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध को आता हुआ दिखाई, मतलब कब लौटता, वहां से रिवर्स कब होता है? 22 ये दिसंबर। देखिए आपका सूरज है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सूरज आपका मान लीजिए यहाँ पे है, तो क्या प्रश्न पूछा दक्षिणी गोलार्ध से? दक्षिणी गोलार्ध माने ये वाला इधर, सूरज आपका यहाँ पे है, यहाँ से 21 रिवर्स हो रहा है। तो एक कब यहाँ से लौटता था, लौटता कब यहाँ से? 21 जून मकर रेखा से। 21 मार्च। और कोई बताए? 21 जून 21 मार्च को जो है आपका कर्क रेखा पे चमकने लगता है, लेकिन 23-22 दिसंबर को वह आपका जो है उस पे होता है, मकर रेखा पे होता है। तो लौटने की बात हो रही है तो 21 मार्च सही करना चाहिए। मकर रेखा पर लौट रहा है सूर्य, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता हुआ कब दिखाई पड़ता है? आता हुआ कब दिखाई पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध मतलब इसका मतलब यहाँ पे गोलार्ध की ओर आता हुआ दिखाई देने की बात है तो 21 मार्च ये सही उत्तरी करेंगे। गोलार्ध की तरफ, मतलब मतलब ये है कि उसका इधर आ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ न कुछ निकल चुका है। 23 मार्च के बाद ये जो है विषुवत रेखा से क्या करता है, विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाना शुरू करता है। लेकिन आपका 21 तारीख की 21 जून से जो है
नहीं, 22 दिसंबर तक सूरज यहाँ रहता है। 22 दिसंबर के बाद 22 सूरज यहाँ से दिसंबर को निकलता मकर है, पे। यहाँ से चल देता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ चल देता है। फिलहाल ये आपका 28 क्या नाम है, 22 दिसंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये देखिए मार्च का डेट है, मार्च में सूरज आपका यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे मार्च में पहुंचेगा यहाँ कर्क पे। रेखा पे। मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 28 जून को आपका यहाँ पहुंच जाएगा। तो प्रश्न बड़ा दुविधात्मक प्रश्न है ये। अगर यहाँ से निकलने की बात आएगी तो यहाँ पे 22 दिसंबर के बाद सूरज इधर निकलेगा यहाँ से। अगर जो है दक्षिणी गोलार्ध की बात आएगी तो भाई अगर आपका सूरज आपका 28 मार्च तक आपका यहीं पे रहेगा, विषुवत रेखा पर रहेगा, तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ गया ही नहीं हो। तो अगर 21 मार्च का क्या बोलते हैं, हम 21 मार्च करते हैं अरे हमें। तो लेकिन यहाँ पे दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध से जब हाँ, चलना प्रारंभ करेगा तो वही तो डेट 22 करीब में मिल दिसंबर ही रही है, है। 22 दिसंबर ही होगा तब उसका उत्तर। चलिए उसका उत्तर 22 देखते हैं, दिसंबर उसका को तो उत्तर क्या मकर है। पे होगा। 22 दिसंबर को तो मकर पे चमकेगा। अरे भाई मकर पे है ना, उत्तरी गोलार्ध पर जाना उसको है, नहीं, क्या पूछ उत्तरी रहा है। गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तो आपका वही तो तो है। 22 को तो दक्षिण पे पहुंचेगा, जाके तब चमकेगा उस पे, अरे जाने भाई की तो पहुंचेगा टाइम। यहाँ, पहुंचेगा यहाँ पे तभी तो वापस जाएगा, उसी दिन बाद लौटता वहां से है। 22 दिसंबर हाँ को ही हाँ। सूरज रिवर्स होता है वहां पे, तो एक दिन वहां रुकता है 22 दिसंबर को, एक दिन वहां से एक दिन रुकता है वहां पे। उसके बाद सीधे वहां से उत्तरी गोलार्ध तरफ रिवर्स होता है वहां पे। 22 दिसंबर को पहुंच चुका है वो, 22 दिसंबर के बाद लौटेगा वो। तो उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या सही है। मैं 22 दिसंबर पर ही टिक कर रहा हूँ। चलिए गलत हो गया है, और यहाँ पे है आपका 21 मार्च। और गलत होने के पीछे जो लॉजिक है, यहाँ पे गलत क्यों हुआ यहाँ पे ये भी जानिए। गलत पीछे होने की लॉजिक है कि आपका, जो मैंने कहा ना कि 28 मार्च को सूरज कहाँ पर रहेगा, विषुवत रेखा पर रहेगा। और विषुवत रेखा से लेकर मकर रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में है पूरा, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध ही आपका है। उत्तरी गोलार्ध से नहीं, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर की लौटना, तो आपका 21 मार्च से ही आपका दक्षिणी गोलार्ध तक जाएगा। जैसे कहने का तात्पर्य पूरा मिटा देता है, बारी बार बता देता हूँ, देखिए इसको। जैसे क्या है कि ये जो है, ये पूरा पोर्शन जो आपका है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध ही है ये। मतलब विषुवत रेखा से लेकर मकर रेखा का पोर्शन क्या दक्षिणी गोलार्ध का है आपका है। तो पूछ रहा है कि थोड़ा सा सुनने में हम लोग समझने में गलती कर गए, दक्षिणी गोलार्ध से पूछ रहा है, मतलब यहाँ से पूछ रहा है वो। सूरज यहाँ से उत्तरी गोलार्ध तरफ कब जाएगा, तो आपका 21 मार्च को यहाँ पहुंच रहा है, तो 21 मार्च से यहाँ पे जो है इधर से रिवर्स करेगा, इधर जाएगा। तो आपका उत्तर यही 21 मार्च ही सही था, लेकिन थोड़ा सा समझने में और गलती हुई यहाँ से, वो कुछ नहीं, ठीक है बिल्कुल। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सौर परिवार के बारे में चर्चा यहाँ पे, कौन सा कथन सही है यहाँ पे। सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, मतलब सबसे अधिक जो है आपका 5.5 जो है सघनता किसमें है के लिए। उसके अलावा देखिए पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190 गुना है। सूर्य और सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य और सौर परिवार के द्रव्यमान का अंतर्विष्ट है। तो क्या सही करेंगे भाई इसमें। सौर परिवार का सभी ग्रहों में पृथ्वी क्या है सबसे अधिक, उसका क्या बोलते हैं, 5.5 है ना। पृथ्वी का द्रव्य क्या बोलते हैं उसको, औसत घनत्व जो बोलते हैं। घनत्व। तो सबसे अधिक घनत्व हमें लग रहा है पृथ्वी का ही है, 5.5। तो इसका जवाब देखिए, मैं इसी में क्लिक करता हूँ, सही क्या करता है उसको देखिए। पहला से तो 5.5 जो घनत्व धरती का, सबसे सभी जितने ग्रह हैं सौरमंडल के, आपके 8 ग्रह हैं जो आपके हैं, बाकी एक सूरज आपका है, तारा है, और बहुत सारे उपग्रह हैं। तो इनमें सबसे अधिक घनत्व जो है पृथ्वी के पास, तो सबसे कम घनत्व किसके पास है। कौन सा ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है, बताइए। जो ठोस रूप ही ग्रहण नहीं कर पाया, जिसको हम जो है कि क्या बोलते हैं, शनि आकाशगंगा सदृश ग्रह कहते हैं उसको। तो इसका जवाब आपका शनि है, बिल्कुल जवाब शनि, जिसको क्रोध का देवता कहते हैं।
शनि बाबा के बारे में आप सुनते ही हैं, दुनिया के जो है कथा वार्ता में इसका नाम है शनि बार बार आता है, लेकिन मेरे समझ ये नहीं आता है जो ग्रह है उपग्रह है वो धरती पर आकर इतना इतना आक्रमण काहे कर रहा है। इतने मंगल बाबा हैं तो जोड़ों को लेकर समस्या खड़ी करते हैं, मतलब सदिये भी आना हुए नहीं है, मंगला मंगली बना देना होके। तो लोग कहते हैं मंगला मंगली शादी होगी बच्चे नहीं रहेंगे, मतलब ग्रह उपग्रह भी आकर के यहाँ पे बवाल पैदा कर रहे हैं। शनि आकर के लोगों पर आक्रमण, लोगों पर शनिचर लागू करते हैं, बृहस्पति आकर के लोगों को दान देते हैं, मतलब ग्रह उपग्रह पर इतना टाइम है कि आए हम लोग पास आ जाए, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या ग्रह उपग्रहों के उनके पास काम है, तो नाच रहे हैं, खाली हैं। हाँ, वो तो वैसे बेचारे बांधे हुए हैं, घूम रहे हैं, उनको कहीं अगल बगल देख ही नहीं सकते कहीं हो। धरती ने सृष्टि ने उनको ऐसा बांध दिया है कि लगातार बेचारे घूमे जा रहे हैं उसी में। चलिए आगे आते हैं। परमाणु में द्रव्यमान में आता है, आपको देखना है इसमें द्रव्यमान किसका होता है। एक परमाणु में द्रव्यमान में आता है न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्या द्रव्यमान में क्या होता है, किसका द्रव्यमान होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। नहीं, एक सही होगा उसमें, द्रव्यमान में एक सही होगा, एक सही होगा क्या सभी सही होगा इसमें कोई एक, या तो न्यूक्लियॉन्स होगा या न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। क्या सही द्रव्यमान में क्या आता है? प्रोटॉन। चलिए जवाब देख ही लीजिए इसका। पहला वाला सही किया हुआ है, न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है, न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है। ये द्रव्यमान लिखा में लग रहा है इसमें न्यूक्लियन कुछ आपका युगल शब्द हो सकता है, दो शब्दों के योग से बना हो ये। तो चलिए फिलहाल कुछ होगा भाई, विज्ञान पढ़ा नहीं हूँ मैं, बहुत विज्ञान के बारे में बहुत जानकारी हमको नहीं है अंदर से कि अंदर क्या होता है जो बहुत न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इसलिए शब्द ही पता कहाँ से ला दिया है, दोनों मिला के उसने बना दिया है, न्यूक्लियॉन्स बना दिया है। चलिए अगले पे आ जाइए। गुजरात की राजधानी कहाँ? भाई मोदी की राजधानी है, इसको जानना ही आपको है, नहीं तो परीक्षा में प्रश्न दे ही सकता है। गांधीनगर। मोदी जी यहीं से आए थे, तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर है ना, गांधीनगर। चलिए दिस इनवाइट लिंक है एक्सपायर, चलो एक्सपायर हो गया लिंक, ये है काम नहीं करेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक अलग तरह का प्रश्न है। एक कराटा खिलाड़ी एक बोर्ड को हाथ से प्रहार करता है और 3000 यन का बल लगाता है, जिससे बोर्ड टूट जाता है। इस घटना के दौरान हाथ पर बोर्ड द्वारा लगाया गया बल कितना होगा? कम से कम 3000 यन, अधिक से अधिक 3000 यन, 3000 यन, अधिक जानकारी की आवश्यकता है। तो क्या सिद्ध करेंगे? 3000 न्यूटन से कम, 3000 से अधिक यन, कम से कम, तो कम से कम 3000 यन लिखे। हाँ कम से कम तो करिए। अधिक से अधिक से यहाँ पे सही कर दिया, 3000 यन सही किया हुआ है। जो वहां था 3000 यन वही यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कोई परिवर्तन किया नहीं उसने, जो प्रश्न में था वही चीज उसने यहाँ बताया करेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा लास्ट में। हाँ? जहाँ क्षमता तक रुकेगा फिर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, प्रश्न इस पे चर्चा भी कई बार हमने किया भी है, हमने विज्ञान पढ़ाया था आप लोगों को इसके पहले। यदि नीचे गिरते समय एक लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति का भार होता है, कितना होता है भार का? द्रव्यमान के बराबर, सबसे कम, पहले से ज्यादा, शून्य हो जाता है। बिल्कुल, लिफ्ट टूटने पर व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। इसी तरह से आप जो किसी वायुयान में या रॉकेट में यात्रा जब करते हैं आप हैं, तो वहां भी आपका भार क्या होता है? शून्य होता है। और तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा आपका? जवाब शून्य होगा आपका यहाँ पे। अमेजन ले गया था स्पेस में, 10 करोड़ टिकट था उसका। हाँ 105 किलोमीटर ले गया था अंतरिक्ष में। अच्छा, 10 करोड़ लिया एक लोगों से।
चलिए ठीक है। कमाई भी की ऊर्जा का स्रोत है, इस पर भी चर्चा हम कई बार कर चुके। बता दीजिए भाई, तो सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन है, परमाणु विखंडन है कि नाभिकीय संलयन है, चुंबकीय जाल है, ब्रह्मांडीय विकिरण, क्या सही करेंगे? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन बिल्कुल सही है। सूर्य से नहीं, सूरज के अलावा जो भी तारे आपके अंतरिक्ष या अंतरिक्ष में हैं, घूम रहे हैं, सबकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। अच्छा बताओ, उसकी ऊर्जा में दो तत्व कौन कौन जिम्मेदार हैं जो इस काम करते हैं नाभिकीय संलयन के लिए? कितने हाइड्रोजन कितने परसेंट सूरज में है? हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% है। 75% क्या है उसमें, और हाइड्रोजन। 23% क्या है? 75 आपका हाइड्रोजन है और 23% आपका हीलियम है। तो परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है, दिमाग में रखिएगा इसको। और बाकी अन्य कैसे हैं? 3% के अगल बगल अन्य कैसे उसमें? हाँ बताएं सर, बताइए सर। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो आपका नाभिकीय संलयन है, और ये भी जानिएगा परमाणु जो है हाइड्रोजन बम जो फोड़ते हैं, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया, इसका भी ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसकी ऊर्जा का स्रोत आपका जो है नाभिकीय संलयन ही है। और आप जान गए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन बम का नाम है, तो आपका नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम में क्या होता है? परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु भट्टी में क्या होता है? विखंडन। विखंडन ही होता है। अच्छा बताइए, नाभिकीय परमाणु भट्टी में उसको रोकने के लिए, मतलब चेन रिएक्शन को रोकने, नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? D2O, किसकी छड़ का इस्तेमाल करते हैं उसमें? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। वो मंदक का काम करता है भाई, D2O मंदक का काम करता है। सबसे महंगा जल है ये। छड़ का नाम बताओ, छड़ का नाम। एनो कैथोड एनोड एनोड कैथोड उसकी बनी होती है। किसकी होती है वो? मर कैडमियम। कई बार मैंने बताया आप लोगों को है, कई बार मैंने चर्चा किया, उस छड़ को किसकी छड़ होती है वो छड़ आपकी कैडमियम। होती है कैडमियम की। और यही जो है न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन को शायद सोख लेती है। सोखने के कारण जो उसका चेन रिएक्शन जो होता है नियंत्रित होकर होता है, नहीं तो एकाएक भट्टी तक टूट जाती है। न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन को सोखेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को सोखती है। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन है? ईटा पर नाते ईंट पर सूत्र है, इसको याद रखेंगे। टी फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन या थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन है, रा फॉर रदरफोर्ड है, और एन फॉर न्यूट्रॉन है, चे फॉर चैडविक है। तो ईटा पर नाचे सूत्र है, इसको याद करेंगे तो आपको तीन जो महत्वपूर्ण है नाम, वो नाम आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? नाभिकीय संलयन सही है। अगले प्रश्न के प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग होता है? गिब्साइट का, अभ्रक का, तांबे का, पारे का। तो बैरोमीटर क्या काम है? काम क्या इसका है बैरोमीटर का? वायु दाब मापने का यंत्र है, वायु दाब मापी यंत्र है। अच्छा बताओ, वायु दाब मापी यंत्र में क्या गिरता है? कहते हैं गिर गया ये। यंत्र बनता है, इसमें क्या गिरता है? क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। तो जवाब यहाँ पे पारा देखो लिखा हुआ है, पारा, पारद या मरकरी। ये बताओ, एकाएक पारा गिर गया तो मतलब क्या होता है? एकाएक पारा बिल्कुल गिर गया, तब क्या मतलब होता है? आधी, तूफान, चक्रवात, झंझावात, इस तरह आने की संभावना होती है। अगर जो है बिल्कुल उठा हुआ है पारा, तब मतलब क्या होता है? बिल्कुल पारा बिल्कुल टाइट एकदम है, तब मतलब क्या होता है? साफ मौसम का प्रतीक है, साफ मौसम का प्रतीक है। अच्छा बताओ, वायु दाब मापने का मात्रक क्या है?
किसमें मापते हैं मेरे वाइज, आप किसमें मापते हैं? आप किसमें मापते हैं? बैरन मिलीबार। मिलीबार में मिलीबार इकाई है वाइदाब मापने की, ठीक है। जी जी। अगला पे आ जाइए। अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है, जो अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ मिलता है? रक्त में होता है कि त्वचा में होता है, ऊन में होता है, अंदर में होता है, कहाँ पे होता है अल्फा कैरेटिन प्रोटीन, कहाँ पे होता है? रक्त में। चलिए भाई, इसको पता नहीं है, देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। किसी और का जवाब हो बताइए। सामने पढ़ा एक में रक्त और ये त्वचा में यहाँ सही कर दिया है, इसका जवाब त्वचा हो गया है। तो अल्फा कैरेटिन का एक प्रोटीन जो होता है त्वचा में होता है। समस्या नहीं बता दीजिए पटना भाई। फूलों घाटी कहाँ पर है? फूलों घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड में। अच्छा बताओ, उत्तराखंड में और कौन कौन से अभ्यारण्य नाम बताइए, 3-4 अभ्यारण्यों के नाम बताइए हाल ही हमको। उत्तराखंड में और कौन कौन से अभ्यारण्य है? अरे भाई जिम कार्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी है। राजा जी है, गोविंद है, मालिन है। हाँ वो फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी है। अगला बताइए, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र। शुक्र को कहते हैं। शुक्र को कहते हैं। बताओ, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र शुक्र है। सुबह और भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को कहते हैं। शुक्र को कहते हैं। किसी का माइक डिस्टर्ब है माइक डिस्टर्ब है हमारा और और आपका है। आपका है। नहीं एक हैंग बार कर रहा ना मोबाइल। तो एक बार सुने, बंद कर लीजिए अपना आवाज, बंद कर लीजिए। अपना आवाज बंद कर लीजिए। बंद नहीं हो रहा सर, हैंग कर रहा है मोबाइल। चलिए हम सबकी आवाज बंद कर देते एक बार है। चलिए बंद हो गया है। चलिए बंद हो गया। सुने ऑन हो गया आपका। ऑन हो गया आपका। हैंग कर रहा है ना मोबाइल। एक बार निकल जाइए, एक बंद बार करके निकल जाइए, बंद करके। ठीक है सर, निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैंग कर रहा है मोबाइल। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए, चलिए, तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बीसीजी है, का टीका BCG का किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? जाता है। बच्चों में हाँ हाँ। हाँ हाँ। ट्यूबरकुलोसिस होता है उसी के लिए। टीबी के लिए। देखिए, यक्षमा और टीबी लिखा हुआ है चौथा टीबी लिखा हुआ है। लग रहा है कि मुझे पुनः जुड़ना पड़ेगा आपसे निकलने के लिए। ट्यूबरकुलोसिस बताता हूँ। रिपोर्ट स्टूडेंट कंट्रोल। चलिए, माइक बंद हुआ आपका, देखिए एक बार पुनः बोलिए। माइक बंद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। हाँ, दिख रही स्क्रीन आप लोगों को पुनः? एक बार माइक अपना बाकी लोग खोल लीजिए माइक अपना। दिख रहा है। हाँ दिख रहे हैं। चलिए, आने के लिए लगाया जाता है, इसका जवाब आपका यक्षमा है। यक्षमा को ही टीबी बोलते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस, इसका एक बैक्टीरिया जो इसका है टीबी का, इसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। डार्ट्स नामक एक प्रणाली व्यवस्था दी गई थी यक्षमा के मतलब समाप्ति के लिए,
जो टीबी रोगियों को दी जाती है। बीसीजी टीका बच्चों को लगता है 15 दिन के अंदर लगता है, मतलब पैदा होते ही लगभग उसको प्रयास करते हैं लगा दें उसको हम, ताकि टीबी होने की संभावना कम हो जाए। 21 दिन अगला देखिए, लवण का सुविलायक है, मतलब आयनित लवण होता है, उसको सुविलायक मतलब बढ़िया घुलता किसमें है वो। एक क्वथनांक उच्च, उसका क्वथनांक उच्च है, दोध्रुवी आधूढ़ अधिक है, विशिष्ट उष्मा अधिक है, उसका कोई रंग नहीं होता है। आयनित लवण का सुविलायक है, जल आयनित लवण का सुविलायक है, मतलब जल में लवण जो होता है जल्दी घुलता है, नमक जल्दी घुलता है, क्यों घुलता है, कारण क्या है? इसका जवाब है, देख लीजिए इसका जवाब क्या है भाई, देखिए क्वथनांक उच्च क्या होता क्या सही करें, इसका क्वथनांक उच्च होता है। एक मिनट, क्वथनांक माने चलिए देखते हैं, देखते हैं सही क्या करता है। उसका दोध्रुव आघूर्ण अधिक है, बी वाला ऑप्शन सही क्या है यहाँ पे, उसका दोध्रुव आघूर्ण अधिक है। भाई पता नहीं इसके बारे में क्या मतलब इसका, ये परीक्षा में महत्वपूर्ण आपके लिए है, परीक्षा में प्रश्न से आए भी हैं हीटर को लेकर के। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है, कलर बदल लो इसका थोड़ा समय। शीतलन कैसे होता है इसका, होता है रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में जमी हुई बर्फ द्वारा, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, वाष्पीकरण द्रव के वाष्पन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या सही करेंगे? तो रेफ्रिजरेटर में जो होता, फ्रिज जो होती है आपकी, इसमें शीतलन कैसे होता है? संपीड़ित गैस के और कोई बताए, और कोई बताए इसको, विज्ञान वाले बताएं भाई। फ्रीजर किस सिद्धांत पर काम करता है, फ्रीजर का सिद्धांत कौन सा है, किस पर काम करता है वो? तो मैंने पढ़ा इसको है, मुझे जहां तक याद है वाष्पीकरण सिद्धांत है ये। और यहाँ पे देखो जल वाष्पीकरण द्रव के वाष्पन द्वारा, ये हमें लगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे वो ऑप्शन देख लेते हैं इसका सही गलत क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा भी गलत हो गया आपका ही सही है। और यहाँ पे सही जो किया, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, सही हम बताएं संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। अब संपीड़ित गैस के इसके बारे में बहुत पता नहीं है कि कैसे संपीड़ित माने, जानते हैं बिल्कुल कोई नहीं है। संपीड़ित आपका जैसे एलपीजी होता है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का बताओ, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड प्रेशर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड को ही संपीड़ित बोलते हैं। इसी को नाम जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बोलते हैं। तो दबाई हुई जाती है, विशेष दाब देकर उसको दबाते हैं और उसमें पे वहाँ गैस जो होती है द्रव का रूप ग्रहण कर लेती है। तो संपीड़ित मतलब दबाना, विशेष दबाव द्वारा उसको दबाना। तो संपीड़ित गैस, उसमें फ्रेयान गैस भरी जाती है। आप जानते हैं कि उसमें रेफ्रिजरेटर में फ्रेयान गैस भरी जाती है, और इसी गैस का हमें लग रहा है उसमें कुछ है जो यहाँ लिखा हुआ है, यही गैस का ऐसा प्रसार होता है और कुछ जो भी होता है व्यवस्था में लग रहा है इसी तरह कुछ है। तो फ्रेयान गैस आप जानते हैं कि सारे कूलिंग सिस्टम जो भी आपके हैं सबसे आपके जो है सीएफसी निकलती है, और सीएफसी के क्या नाम है, ओजोन परत के क्षरण में फ्रेयान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और मैंने पढ़ा जहां तक है, तो वहां पे फ्रेयान एक द्रव के रूप में भरा जाता है इसमें, जो आपके कूलिंग सिस्टम जो होता है, और धीरे धीरे रिश्ता उसी द्वारा जो है ठंडक या बाकी चीजें होती है। फिलहाल वाष्पीकरण सिद्धांत पर भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे वाष्पीकरण द्रव के वाष्पन द्वारा, ये शब्द यहाँ पे गलत था। वाष्पीकरण द्रव कोई तो है नहीं वहां पे, फिलहाल वाष्पीकरण सिद्धांत पर करता है सही था, लेकिन थोड़ा सा द्रव चीज यहाँ लिखा जैसे गलत हो गया है। आगे आते बताइए, कुछ कहना हो तो बोलिए। चलिए अगला शब्द आपका, अगला प्रश्न आपका यहाँ से, चलिए भी प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, मात्रक है आपका ये। पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पास्कल आर्द्रता का,
दाब का, वर्षा का, तापमान का, क्या सही करेंगे? दाब 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 का एसआई मात्रक आपका जो है पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे बी सही कर देंगे। बी वाला। अगला प्रश्न आपका है, 60 वाट यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटे प्रतिदिन जल रहा है, तो कितना 30 दिन में कितना खर्च होगा? 12। 12। कैसे निकाला गया बताइए, इसको निकालने का तरीका क्या है? होता है जो है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। वाट गुणे देख लीजिए घंटा उत्तर सही है कि नहीं। गुणे दिन बटे 1000। हाँ, वाट आपका हो गया, वाट तो यहाँ पे हिबेन करें, काहे वाट ने ही दिया है निकालना आपको 60 है। वाट दिया है। 6 25 30 300 वाट हो गया। 300 गुणे 3 3 त्रिका 9, 900 900 जीरो 9000, 9000 बटा 1000 करीब 9 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, जवाब देखिए सही, 9 टिक करते हैं, 9 बिल्कुल सही हो गया आपका। तो सूत्र बिल्कुल सही है आपका, वाट गुणे घंटा गुणे दिन वाट गुणे बटे घंटा 1000 गुणे दिन करेंगे बटा 1000। तो आपका जो है ये चीज आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये सूत्र है, मतलब सूत्र है कितना बिजली को यूनिट निकालने का, ये जो सूत्र है आपका। चलिए बहुत बढ़िया। अगले पे आते हैं। अगले कई बार हुई है, पुनः एक बार देख लीजिए, हीरे की खनिज बनावट क्या है? हीरा जो है नाइट्रोजन की जस्ता है कि निकिल है, कार्बन क्या है? कार्बन का, इसको कार्बन का अपरूपक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बन का अपरूपक। अब जो है हीरे को जो क्या बोलते हैं? कार्बन का अपरूपक बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो आपका जवाब यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? और सबसे भंगुर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ सृष्टि का कौन है आपका? हीरा ही है। और 42.5 अंश की कटिंग कर दी जाए, अगर हीरे कर दी जाए तो प्रकाश लगातार घूमता रहता है, उसे बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए अंधेरे में भी हीरा आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और आप जानते हैं भारत में मात्र एक ही खान है जहां से हीरा निकलता, बताइए कौन सी खान है वो, जहां से हीरा निकलता है? पन्ना। पन्ना की खान है। पन्ना खान है कहाँ पे, किस राज्य में है? राजस्थान। मध्य प्रदेश। राजस्थान से ताबा वाली खान फेमस है, झुंझुनू। और ये आपकी खान जो एमपी में है, पन्ना और हीरा खान जो आपकी एमपी में है। और कोलार खान आपने तो, कोलार कहाँ पे जहाँ सोना निकलता है, कहाँ पे है खान ये कोलार वाली? कर्नाटक। इसी पे केजीएफ है। कर्नाटक में। कर्नाटक में है। और जानते हैं आप हैं सबसे बड़ा हीरा जो बहुत पीस फेमस रहा है, कोहिनूर, कहाँ से निकाला गया था? कर्नाटक से। गोलकुंडा से। गोलकुंडा पन्ना। खान से निकाला गया था इसको, कर्नाटक में ये जगह वो, और वहीं के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग हैं। प्रश्न आपका है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही हो जाएगा? मतलब किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक होता है? 40 पे, 212 पे, 40 पे, 100 पे? 40। और हमें भी लग रहा -40 है होना 40। चाहिए, लेकिन वहाँ 40 लिखा है। -40 होना नहीं, चाहिए। माइनस 40 तो नहीं होगा, 40 ही होगा। देख लेते हैं, फिलहाल 40 ही सही होना चाहिए। चलिए -40 ही सही किया है। -40 ही होता है। हाँ -40 बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, दिमाग से निकल गया था हमारे, 40 पढ़ा था, दिमाग से निकल गया था ये। तो -40 ही सही इसका है। और ये बताइए कि
ताप को लेकर, मानव शरीर के ताप को लेकर प्रश्न करता है यहाँ से, मानव शरीर के ताप को लेकर तीनों में पूछता है, सेल्सियस में पूछता है, फ़ारेनहाइट में पूछता है और आपका केल्विन में पूछता है। बताइए भाई क्या क्या तापमान है शरीर का, बताइए सेल्सियस में कितना है? 37°C। 97 करेंगे जब तो पूरा आग लग जाएगी। 37°C। 97 पे 100 सेल्सियस से पानी उबलता है। 100 पे क्या होता है? 100 पे पानी उबलता है। तो 97 बनाएंगे तब तो भाई, तब तो पूरा शरीर उबलने लगेगी। और देखिए तो फ़ारेनहाइट कितना होता है? फ़ारेनहाइट कितना है तापमान शरीर का? बोलिए। 310 अंदाजिया ना मारिए, भूल बताइए गया। जी कितना है फ़ारेनहाइट? 363। फ़ारेनहाइट पे कितना है? 98.4 जी। फ़ारेनहाइट है। कहीं कहीं 6 मिलता है, 4 जगह कहीं का है। किसी किताब में 6, किसी किताब में 4 दिया हुआ है। शायद 4 वाला ही शायद सही है इसमें। इन दोनों किताबों में मिलेगा आपको ये। बताओ केल्विन में कितना होता है? केल्विन में 310। 37। 310 केल्विन होता है 310। आपका। और ये भी जानिएगा कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। केल्विन ही है। कई बार परीक्षा में प्रश्न सीधे यही पूछ दिया है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। और रक्त का जो तापमान होता है तीनों फॉर्मेट में, शायद आपका एक रूमर होता है 212 शायद है रूमर का। मुझे रूमर का नहीं पता है कितना, 212 शायद है ये। इसको देखना पड़ेगा दिमाग में मेरे सही से। नहीं कोई बताए तो कितना रूमर में तापमान कितना शरीर का है? किसी को पता है? 4 मात्रक हैं विश्व स्तर के। जैसे आपका कैल्सियस क्या बोलते हैं, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया और रूमर हो गया। तो इसी पर जो आपका तापमान जो है, मतलब तीन परीक्षा में पूछेगा आपसे। अगर रूमर पे कमें पूछता है, रूमर शायद 212 के अगल बगल है, 212 शायद है जो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं पूरी तरह समय देखना पड़ेगा उसको। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। डीएनए का एक छोटा खंड जो आरएनए से बनता है क्या कहलाता है? लैंडिंग स्टेट, लीडिंग स्टेट, ओकलाजी पिगमेंट, हेलिकेस, क्या सही करेंगे भाई? अलग तरह का प्रश्न है, देख लीजिए जवाब इसका। किसी को पता है बताए? लैंडिंग स्टेट। चलिए हम कोई ठीक कर देते एक ठो है। आपका सही हो गया, ओकलाजी फ्रेगमेंट कहते हैं इसको, ओकलाजी फ्रेगमेंट। अच्छा बताओ, प्रथम बार किस व्यक्ति ने आरएनए डीएनए को जो संश्लेषित किया था? एक हरगोविंद खुराना है, भारत के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। जीन संश्लेषण वाला काम प्रथम बार उन्होंने ही किया था। जीन संश्लेषण का काम प्रथम बार किसी ने किया है, पढ़ने वाला काम किसी ने उसको किया है, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। भारत के ही वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई है, झूल रही है। उस लड़की के खड़ा हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब लड़की बैठी है, खड़ी हो गई, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा आवर्तकाल उसका, अधिक हो जाएगा, लड़की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, आवर्तित अपवर्तित होगा? क्या सही करेंगे आप? मतलब अगर लड़की बैठी हुई है, एकाएक खड़ी हो गई झूले पे, कम तो हो उसका जाएगा। आवर्तकाल कम हो जाएगा कि अधिक हो जाए? क्या होगा? जल्दी रुकेगा, बाद में रुकेगा? तो मुख्य रूप से ध्यान देना कोई देना, लड़की खड़ी हो जाने पर कम हो जाएगा। सही है। चलिए सही होना चाहिए जवाब आपका। जवाब सही होना चाहिए, मैं टिक करता हूं। कम होने पर तो इस तरह से इसको है, मान लीजिए कोई झूला पड़ा हुआ है, कोई झूला पड़ा हुआ है यहाँ पे,
और झूल रहा है, कोई बैठा रहेगा अगर यहाँ पे तो धरती के समीप रहता है। कहाँ रहता है? धरती के समीप रहता है। तो धरती का गुरुत्वाकर्षण कम काम करता है इस तरह। धरती के जो भी जितना समीप रहेगा उसका आकर्षण क्या रहेगा? कम काम करेगा। जितना दूरी पे जाएगा उतना तेज धरती क्या करती है? उसको अपनी तरफ खींचती है। जब खींचेगी उसको जो है तो इस पर भी इसको भी रोकेगा वो, तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? ये बहुत जल्दी इसका आना जाना रुक जाएगा। ये चीज थोड़ा सा इस तरह से फिट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसे आप इस तरह से आप उसको याद रखिए, क्या बोलते हैं, जो दोलन घड़ी होती है, लोलक घड़ी जो होती है, लोलक वाले, इसके बीच में एक लगा होता है, इससे चलता रहता है। गर्मी में बढ़ती है या ठंडी में सुस्त, इस तरह की प्रक्रिया कुछ आपकी है, तेज होती है कम होती है। इसके पीछे भी कारण आपका यही है, सुई का बढ़ना और घटना। गर्मी में क्या होती है? गर्मी में फैल जाती है तो उसका क्या हो जाता है? सुस्त पड़ जाती है वो। और ठंडी में सिकुड़ती है तो उसका रफ्तार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये जो मैंने बताया आपको कि आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण धरती का, जो ग्रेविटी धरती की है, ये इसके लिए जिम्मेदार है यहाँ पे। और इस तरह के आप दिमाग लगाएंगे तो गलती जो, मतलब अगर संभालिए फार्मूला नहीं आपको पता है तो यहाँ से अगर याद, मान लीजिए जंप तो रट्टा नहीं मारे यहाँ पे, तो आपको इस तरह दिमाग लगाएंगे भूलेगा नहीं, आपको याद रहेगा वो चीजें। इस पर भी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। विज्ञान तो विषय नहीं, इस पर हमने किया है। एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, मध्यम, क्या सही करेंगे? एक चुंबक आपका यहाँ पे है, केंद्र इसका यहाँ पे है, यही पूछ रहा है। एक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व है, अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, मध्यम, क्या सही करेंगे? मध्यम। शून्य होता है। शून्य नहीं, शून्य तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ न्यूनतम। अगर हाँ बताइए। नाल चुंबक है, अगर नाल चुंबक होगा तो जहाँ पर आपका नॉर्थ साउथ का होगा वहाँ पे 0 ही होगा बीच में। चलिए फिलहाल मुझे चलिए फिलहाल जो भी हो, फिलहाल बीच में जो है न्यूनतम जरूर होता है। बीच में जो है न्यूनतम, सबसे कम जो है, अगर मान लीजिए किसी को डाल दिया जाए कहीं पर, कूड़ा कड़न कर फेंक दिया जाए जहाँ पे लोहे की छड़ें हों, तो सबसे कम छड़ें आपके जो है, सबसे कम जो बुरादे आपके बीच में पकड़ेंगे इसके, सबसे अधिक दोनों किनारे टपकेंगे आकर इसके। सबसे अधिक जो है आकर्षण क्षमता इस धरती आपकी नहीं है, नॉर्थ और साउथ, तो वहां पे आपका वायुमंडल सबसे नीचे क्यों है? क्योंकि वहां पर धरती के पास एक क्षमता है। नहीं, दो चीजें याद रखेंगे, धरती खींचती भी है वायुमंडल को, और धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही धरती पर आपके वायुमंडल है, नहीं तो चंद्रमा की वायुमंडल यहाँ से गायब हो गया होता है। तो दोनों ध्रुवों पर चुंबक शक्ति ज्यादा है, धरती भी है जो मैग्नेट वर्क करती है, चुंबक की तरह काम करती है। और बीच में जो है, जो मध्य वाला पोर्शन धरती का है, वहां पे सबसे ऊपर क्यों है वायुमंडल आपका? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है और वहां पर तापमान सबसे ज्यादा है। दो चीजें हैं, यहाँ तापमान सबसे कम है, धरती का है, इसलिए वहां पे तापमान भी कम है, और खींचने की क्षमता भी ज्यादा है, इसलिए वहां पे जो है आपका दो चीजें काम कर जाती हैं, निम्न तापमान और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसी कारण वहां पे जो है धरती का जो निचला पोर्शन आपका है वायुमंडल का, क्षोभ मंडल 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर ही अटक जाता है करके, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या होता है 17-18 तक पहुंच जाता है। और वही चीज आपके चुंबक वाला, पिछले देखते हैं सही क्या करता है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे न्यूनतम पे क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ सही क्या करता है। चलिए गलत हो गया है, और सही क्या देखते हैं यहाँ पे है, सही यहाँ पे शून्य सही किया हुआ। चलिए, तो अभी आपने जो बताया कि नाम बताइए, क्या कहते हैं उसको, चुंबक को क्या कहते हैं? इस तरह का जो चुंबक ड्राड की तरफ होता है उसको नाल चुंबक कहते हैं। नाल चुंबक। चलिए यहाँ नाल तो हाईवे करे, तो इसके बीच वाला पोर्शन लगभग 0 होता है, तो सबसे कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति शून्य मानिए, शून्य पे ही मान के आगे बढ़िए वहां से उसको। चलिए आगे। हाँ, एक चीज यहीं से पुनः ध्यान दे लीजिए आप, जो है 0 की बात किया, 0 होता भी है। कैसे 0 होता मैं दिखाता आपको। ये आपको देखिए, धरती आपकी है, तो धरती करोड़ में आपका भार कितना होता है?
मान लीजिए धरती बिल्कुल अंदर चले जाए, बिल्कुल चले जाए, आपका भार कितना हो जाएगा? क्या कोई भार रहेगा आपका वहां पे? नहीं रहेगा, क्योंकि धरती के क्रोड में जो है चुंबकत्व क्षमता बिल्कुल 0 हो जाती है। इस कंडीशन में कोई भार वहां होता ही नहीं। सबसे कम भार आपका विषुवत रेखा पर होता है, और सबसे कम भार, उससे भी कम भार आपका धरती क्रोड में रहता है। तो वही चीज बिल्कुल चुंबक का भी, धरती चुंबक मैंने बताया जो आपका है, जिस तरह से यहाँ भार आपका 0 हो जाएगा, यहाँ अधिकतम रहेगा, यहाँ अधिकतम रहेगा, उसी बिल्कुल कंडीशन धरती के भी है। चलिए अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं से अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि हाँ। पृथ्वी की गति कितना गुना बढ़ा दी जाए कि जिससे विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाए। तो इसका जवाब 17 गुना है। 17 गुना बढ़ाने पर 0 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। तो आपसे क्या बोलते हैं, सौर परिवार से है। सौर मंडल के निम्न ग्रहों में सबसे अधिक चमकदार ग्रह कौन? चर्चा इस पर अभी हो ही चुकी है। बता दीजिए सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र आपका है। अच्छा बताओ कि इसमें से किस ग्रह को पार्थिव ग्रह में रखेंगे आप? नाम बता दीजिए, किन किन ग्रहों को आप पार्थिव ग्रह कहेंगे? ये पार्थिव ग्रह हैं ये। बुध, मंगल, 4 ग्रह, शुरुआत के 4 ग्रह आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह हैं। बाकी ग्रह आपके जो है बृहस्पति तुल्य हैं, या बाह्य ग्रह आपके। आंतरिक ग्रह भी 4 ग्रहों को कहा जाता है। तो बताइए इसमें तारा सदृश ग्रह किसे कहते हैं? किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह कहते हैं? शुक्र को। और कोई बताओ? बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसका नाम है? लाल ग्रह किसका नाम है? मंगल। चलिए बहुत बढ़िया। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? जिसका जवाब का बुध और शुक्र हो जाएगा। बुध और शुक्र पर वायुमंडल नहीं, वो शुक्र पर है, गड़बड़ हो गया। बुध पर नहीं है, बुध पर नहीं। शुक्र पर है, बुध पर नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। टाइम बताइए भाई, टाइम क्या हो गया? 10:04 हो रहा है। ठीक है। इबोला वायरस की इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इबोला वायरस एक एबी वायरस आपके साउथ अफ्रीका से आया था। एक नदी है वहां पे इबोला है, उसी नदी के तट से इसकी शुरुआत इसकी हुई थी, इसी इसको नाम इबोला रख दिया गया। तो टाइमिंग क्या इसकी है? कितने दिन तक रहता है ये? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन? शायद 14 दिन। चलिए चेक करते हैं, करेगा। इसका सही किया यहाँ पे, 21 दिन सही किया। इबोला वायरस आपको 21 दिन तक आपको संक्रमित करता है, उसके बाद में आप ठीक हो जाता है। नेफ्रॉन का संबंध शरीर के किस अंग से है? नेफ्रॉन का संबंध किस अंग से है? अभी देखिए इससे पहले आया था ये। नहीं, नेफ्रॉन दूसरा कुछ था वो। अमाशय से है, हृदय से है, किडनी से, आंख से, किससे? किडनी से सर। किडनी से है कि हृदय से है भाई? नहीं, हृदय से नहीं है। मुझे तो हृदय लग रहा। फिलहाल मैं पढ़ा नहीं इसके बारे में हूँ। किडनी है सर। नेफ्रोलॉजी डॉक्टर जो होते हैं किडनी का डॉक्टर। चलिए ठीक, देखते हैं इसका सही क्या जवाब है। मैं किडनी पर ही क्लिक करता हूँ। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका है। नेफ्रॉन का संबंध शरीर की किडनी से है। और किडनी के बारे में जानते हैं आप? रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करती है। छानने वाला काम जो होता है, फिल्टर करने वाला काम किडनी का होता है। और जो किडनी के होते हैं उनको नेफ्रोलॉजी डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पंछी कौन सा है? चलिए बार प्रश्न कॉमन प्रश्न है, आपका बताइए, उत्तर दे दीजिए। पहले से टिक लग गया है उस पे। पहले से ही टिक लगा हुआ है। हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा पंछी बताओ कौन? सबसे बड़ा पंछी कौन सा है विश्व का? शुतुरमुर्ग यहाँ दिया हुआ है।
और सबसे बड़ा बताइए कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग अंडा कितना का होती है? 5 mm 120 mm की होती है। 120 120 mm की जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे बड़ी कोशिका अब तक जो धरती की जो है उसको माना गया है। और डायनासोर के कीवी बाद बताओ, बताओ कीवी कहाँ का पंछी है? कीवी कीवी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। अच्छा हाँ सर, न्यूजीलैंड कीवियों का देश कहा जाता है उसको। न्यूजीलैंड को क्रिकेट टीम को कीवी बोलते हैं, कीवी कहते हैं। हाँ हाँ, कीवी कीवी। ऑस्ट्रेलिया को कंगारू कहते हैं, कंगारू। अरे सही है सर, सही है। ऑस्ट्रेलिया का नाम कंगारू है। पेंगुइन बताओ, क्या पेंगुइन तो पंछी है कि पंछी है या मछली है? पेंगुइन क्या है? दोनों है सर, दोनों सर, पंछी और होती दोनों माएगी। उड़ती नहीं तो पाती नहीं है। नहीं लेकिन पेंगुइन को पंछी ही माना जाता है, भले वो पानी में रहती है, पंछी ही मानते हैं उसको। जी। जलीय जीव है। अंटार्कटिका में मुख्य रूप से, अंटार्कटिका इसका आवास है, मुख्य रूप से अंटार्कटिका में ही पेंगुइन होता है। एक जलीय जीव है, और लेकिन और टाइम पे माइग्रेशन भी करते हैं लोग। समूह में रहते हैं, लगभग पानी के अंदर समूह में रहते हैं। और इनको पंछी एक तरह से पकने और बनावट किस तरह है, पंछी मानते हैं। मुख्य रूप से जलीय जीव हैं ये। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? वेल नील व्हेल। नीली व्हेल। बताओ, नीली व्हेल अंडा देती है, बच्चा देती है? बच्चा देती है। नीली व्हेल देखिए, 3-4 से शार्क हो गया आपका, शार्क, नीली व्हेल और डॉल्फिन। 3 मछलियां क्या देती हैं? बच्चे देती हैं। अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं ये लोग, मतलब बच्चे नहीं देते, दूध पिलाते हैं। तो स्तनपायी हैं ये, मतलब मेमोलॉजी करके एक आता है, लॉजी में स्तनपायी जीवों के बारे में चर्चा जिसमें होती है, तो स्तनपायी जीवों में आते हैं लोग। अगला प्रश्न आपका है। जीवित पाओ चर्चा इस पर हम लोग कल किए थे, चर्चा इस पर हमारी कल हुई थी। दुर्भाग्य से रिकॉर्डिंग हमारी पूरी आई थी, वो कन कब कट गई, जान नहीं पाए उसको हम। तो पाओ क्रिस्टेटस किसका नाम है? मोर का वैज्ञानिक नाम। आदमी का, मनुष्य का क्या वैज्ञानिक नाम है? होमो सेपियंस। मेढक का नाम बताइए। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया। बाघ का नाम बताइए, बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथर टाइग्रस। जी सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे बड़ा है। तुम्हें प्रश्न वही है, कोई मतलब नहीं है। आप पेंगुइन सही कर देंगे, आप शुतुरमुर्ग सही कर देंगे। पहली मछली कौन सी है? नहीं सर, आषाढ़ मछली है, विद्युत मछली है, और समुद्री मछली है। तो टारपीडो आपकी जो होती है, ये तो विद्युत करंट मारती है। खतरनाक होती है। खतरनाक नहीं, करंट मारती है। करंट पैदा, 440 वोल्ट का करंट पैदा करती है। अब ये तो नहीं, फिलहाल विषैली ये नहीं होती, विषैली नहीं तो करंट मारती है। आरा मछली है, इसके पास आरी होती है और काट देती है किसी को, मतलब घुसने के बाद काट के निकल जाती है। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि आषाढ़ मछली यहाँ पे इसी है, जो इसका उत्तर हो सकता है।
पारा मछली चलिए इसको जब कहते हैं, आप पारा मछली, पहचान किया। जब आप सही हो गया, अंदाजा मारते मारते सही कर लिया हमने इसको। तो यहाँ पे पासाड़ मछली है, स्टोन फिश है, जो कि जहरीली होती है। और तो 10 मिनट और देख लीजिए आप लोग। अगला से निम्नलिखित में से मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार आता है, अभी बता दीजिए। मैदा है ना प्लीज। मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिज यहाँ पे है। और एक मच्छर होता है जो मलेरिया हो गया आपका, एक और फैलाता है, क्या बोलते हैं उसको? है ये मादा क्यों में है, नर क्या बोलते हैं, क्यूलेक्स मच्छर जो है, क्या फैलाता है वो? एक मलेरिया हो गया, एक जो डेंगू होता है, डेंगू, ये है आपका क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स, जो डेंगू के लिए जिम्मेदार है। और इसी में से एक मच्छर और है जो कुछ है, आपको पीलपांव देता है, तो आपका पैर क्या हो जाते हैं, पैर आपके जो हाथी नुमा हो जाते हैं, हाथी पांव इसको हम बोलते हैं। हाथी पैरों में आपके जो है कि पानी भर जाता है, पैर आपके सूज जाते हैं, वो भी जिम्मेदार एक मच्छर ही है। उसका नाम तो मुझे नहीं पता है मच्छर का नाम क्या है, लेकिन फिलहाल जो है वो भी जिम्मेदार इसके लिए है, मच्छर ही है। तो डेंगू के लिए आप क्यूलेक्स याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ डेंगू का मच्छर कौन सा है, वाहक कौन सा, क्यूलेक्स है। ये जानिएगा कि मादा एनाफिज के अंदर जो है एक क्या बोलते हैं, जो सहजीवन जीते हैं, अंदर जीते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक बैक्टीरिया, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, एक है उसके अंदर सहजीवन जीता है वो। वास्तव में मच्छर मच्छर नहीं होता, मच्छर के अंदर एक जीवाणु है जो सहजीवन जीता है उस मच्छर के अंदर, और वही जो है आपको ये फैलाता है, आपको मलेरिया पकड़ाता है, बाकी चीज करता है। उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, है बताए भाई कोई? नहीं आ रहा है। चलिए नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस समय, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आया, छोड़िए उसको। किस वर्ग का उदाहरण है समुद्री घोड़ा? मत्स्य वर्ग का, स्तनधारी वर्ग का, सरीसृप वर्ग का, मोलस्का वर्ग का, किसका है समुद्री घोड़ा जो होता है, किसका उदाहरण है ये? मत्स्य वर्ग का। मत्स्य चलिए वर्ग। जवाब सही। दरियाई घोड़ा कहते हैं इसको, है दरियाई घोड़ा। मत्स्य। अगला देखिए इसमें आप, तितली की आँख तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष। विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टेपिटम लुसडम के कारण, कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। वही सर तीसरा वाला। टेपिटम, हाँ चलिए देखते हैं टेपिटम सही है कि नहीं। जी सर वही है। टेपिटम लुसिडम, केचुआ में कितने होते हैं? बताओ भाई, केचुए की आंख होती, देख चलती केचुए की आंख होती है? और पशुओं की आंख रात में क्यों चमकती है? तो पशुओं की आंख चमकने के पीछे तो कारण, हाँ आइरिस कुछ करके तत्व है, जैसे उल्लू के बारे में कुछ इस तरह देता है। चलिए हो सकता है वही हो। नहीं, उसमें मैग्नीशियम शायद है। मैग्नीशियम है। और जंगली पशुओं की आंखें ही चमकती हैं, साधारण पशुओं की आंखें नहीं चमकते। तो केचुए की आंखें कितनी, मतलब केचुए में कितनी आंखें होती हैं? एक, दो, केचुए को बहुत, आंख तीन। नहीं होती है। केचुओं के नेत्र नहीं होता है, फिर भी वो प्रकाश की तरफ आकर्षित कैसे बताए होते हैं? पशु और जानवर में अंतर क्या होता है सर? पशु जानवर में अंतर क्या है? अंतर है सर। भाई पशु जानवर
दोनों सब कॉमन है। जिसके चार पैरों का होता है वो जानवर, जिसके अंदर जीव है वह जानवर है। नहीं सर, अंतर जानते हो क्या होता है? हाँ, तो और पशु जो होता है उसके उसके जो खुर पाए जाते हैं, जानवर जो होते हैं उसमें पंजा पाए जाते हैं। जानवर में पंजा होता है, जीव में खुर होता है। और जो सर जो जानवर होते हैं वो चाट के पानी पीते हैं, जो पशु होते हैं वो अपने मुंह से खींच के पानी पीते हैं। एक अंतर ये भी है। हमें लग रहा है चार पैरों वाले जो होते हैं, नहीं, चार पैरों वाले जितने भी जानवर सब के सब जो चाट के पानी पीते हैं। गाय जो है सर पशु है, और शेर जो है जानवर में आएगा क्योंकि उसके पंजा है। हाँ, हाँ। चलिए फिलहाल आपकी शब्दावली ठीक नहीं है। कहाँ से सीखा आपने इसको? सर कहीं कहीं देखे थे इसको। ये यार, एक इस पर ध्यान देंगे, कहीं कुछ सीखेंगे तो गलत हो जाएगा। और प्रश्न इस तरह के नहीं परीक्षाओं पे आएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कहीं कहीं से देखा जरूर इसमें। जी हाँ, अगला प्रश्न आपका इसमें ये किस हो गया भाई? अच्छा, माइक सही नहीं हुआ है। पुनः आवाज लौट रही है। तो उठा चलिए, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, विशिष्ट गुरुत्व, दबाव, घनत्व। चलिए, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, मैं इसका उत्तर देख लेते हैं। सही क्या किया यहाँ पे? तो विशिष्ट गुरुत्व सही किया हुआ है। एक प्रश्न और देख लीजिए, बस बंद करते हैं इसको। एक प्रश्न और देख। चलिए, विज्ञान का ही प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया, छाटा इसने है। पानी के अंदर हवा एक बुदबुदा किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर एक हवा का बुदबुदा है, कैसा बर्ताव करता है? उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह, समतल प्लेट की तरह, कोई नहीं। क्या सही करेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस की तरह काम करता है बुदबुदा। और मुझे उम्मीद है कि अवतल लेंस ही सही होगा इसका। और अवतल लेंस ही सही है। पानी के अंदर बुदबुदा जो होता है अवतल लेंस की तरह ही काम करता है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को शुभ रात्रि, सब्बा खैर।